याचिका का मेनली मकसद यही होता है कि एक बहुत बड़े वर्ग का जो अधिकार है उसका हनन ना हो, उसका वैल्यूशन ना हो। और रीट याचिका निश्चित तौर पे अधिकारों का जब संरक्षण करता है तो 1 to 5 में जीबी थे 3 बेंचों में, लेकिन ये जो रीट याचिका का मामला है ये मामला डबल बेंच में पहुंचा है। और हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट पिटीशन के बारे में। उच्चतम न्यायालय में एक रीट पिटीशन दायर किया गया है, वो बीएड के अभ्यर्थियों द्वारा और बिहार सरकार पे रीट दायर किया है। इस रीट में क्या कुछ है इसको विस्तार से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये आप सबों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि ये रीट याचिका की संख्या क्या है। ये रीट याचिका 1128/2023 यानी कि रीट याचिका का जो संख्या है 1128/2023। ये रीट याचिका का मतलब क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग उसमें 5 तरह के रीट बताए गए हैं। उन्हीं में से एक रीट होता है, नंबर 5वां पॉइंट होता है को वारंट। को वारंट रीट होता है जिसको हम हिंदी में अधिकार परीक्षा कहते हैं, जहाँ पे किसी बड़े वर्ग का अहित हो रहा हो उसके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंट जारी किया जाता है अगेंस्ट किसी इंस्टीट्यूशंस, किसी गवर्नमेंट के ऊपर या किसी संस्था के ऊपर जो को वारंट जारी किया जाता है जहाँ पे बहुत बड़े वर्ग का अहित हो रहा हो। तो ऐसे में इस रीट याचिका में बीएड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बीच का ये मामला है और इसमें बीएड में भी बहुत से इंटरव्यूनर होंगे, बहुत सारे डीलर के तरफ से भी इंटरव्यूनर होंगे और जो डीलर के तरफ इंटरव्यूनर होंगे चूँकि इसमें पार्टी जो है वो स्टेट ऑफ बिहार को बनाया गया है, तो स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से इंटरव्यूनर के रूप में जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो रहेंगे, अपना आईए फाइल करेंगे और बिहार सरकार भी इस बात को लेकर के निश्चित तौर पे कोर्ट में उपस्थित होगी क्योंकि पार्टी उन्हीं को बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इस रीट याचिका में क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहली बात कि रीट याचिका जो 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, ये किस बेंच में गया है, तो बेंच नंबर 7 में ही ये गया है, जहाँ पे इसकी सुनवाई एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश जी के खंडपीठ में, जहाँ से पिछले दिनों यानी कि 9 अक्टूबर को जो एसएलपी दायर किया गया था बिहार सरकार को, जहां एसएलपी को डिस्पोज कर दिया गया। मामला तो आप लोगों को पता ही होगा, वहां से जो है एसएलपी को डिस्पोज कर दिया गया, फिर उसी बेंच में गया है। अब आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि ये रीट याचिका है लेकिन मामला जो है ये बीएड वर्सेस डीएलएड के इक्विवेलेंट ही है। और आप सभी को पता होगा कि बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में एक राजस्थान वाले मामले में 11/8 को ऑलरेडी फैसला आ चुका है। 11/8 के फैसले को आप दरकिनार भी कर देते हैं तो 28/8 को जो फैसला आया है जिसमें बिहार के लोग भी इंटरव्यूनर के रूप में थे, बिहार के लोग भी उसमें पार्टी थे। ऐसे में जो बात की जाए, जो भी बिहार के संदर्भ में बीएड वर्सेस डीएलएड के मामला है, इस मामले को लेकर के निश्चित तौर पर इससे पहले जिस बेंच ने यानी कि जो बिहार का मामला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से जो 28/8 को फैसला आया, ये फैसला 3 बेंच की जजों ने दिया था। उसमें माननीय
अनिरुद्ध बोस जी भी थे 3 बेंचों में, लेकिन ये जो रीट याचिका का मामला है ये मामला डबल बेंच में पहुंचा है। और यहाँ समझने वाली बात है कि जब ट्रिपल बेंच से फैसला आ गया हो तो डबल बेंच में हमको नहीं लगता है उसकी सुनवाई होगी। फिर हमको लगता है कि एस बोपन्ना जी जो हैं ये रीट याचिका को निश्चित तौर पे प्रोस्पेक्टिव बेंच में ट्रांसफ़र ज़रूर करेंगे। और ऐसे में जब ये याचिका जब अनिरुद्ध बोस के और सुधांशु धूलिया जी के खंडपीठ में पहुंचेगा तो मामला उनके कंसर्न्स में पहले से है। निश्चित तौर पे क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि इस पर बहुत पहले निर्णय आ चुका है। और रीट याचिका तो यही कहता है कि उसके अधिकारों का हनन ना हो। यहाँ बीएड के लिए जो करिकुलम है 1 to 5 में तैयार नहीं किया गया है, लेकिन इसमें यदि बीएड को शामिल करते हैं तो डीएलएड के जो अधिकार है उसका शायद अधिकार उसको नहीं मिलेगा, उसका अधिकार जो कोर्ट के माध्यम से भी नहीं मिल पाएगा यदि बीएड को शामिल करते हैं। तो रीट याचिका का मेनली मकसद यही होता है कि एक बहुत बड़े वर्ग का जो अधिकार है उसका हनन ना हो, उसका वैल्यूशन ना हो। और रीट याचिका निश्चित तौर पे अधिकारों का जब संरक्षण करता है तो 1 to 5 में उसका जो करिकुलम है, चाहे मेरिट की बात कर लें या लॉ के अकॉर्डिंग की बात कर लें, तो 1 to 5 में जो डीएलएड का जो भी अधिकार है, सरकार तो बीएड के पक्ष में गई भी थी एसएलपी लेकर के, लेकिन उन्हें वापस ले लिया। लेकिन कोर्ट तो अधिकारों का संरक्षण करता है। ऐसे में यदि 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड का अधिकार है, जैसे कि पहले के जजमेंट में क्लियर कर दिया गया है, तो शायद कोर्ट भी आगे भी यही सोचेगी कि 1 to 5 में जो डीएलएड का अधिकार है उसको बरकरार रखें। आगे क्या होता है देखा जाएगा, लेकिन 13 तारीख को जो रीट याचिका की सुनवाई है बेंच नंबर 7 में एस बोपन्ना और एमएमएन सुंदरेश के खंडपीठ में, अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। इंतज़ार कीजिए। और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आऊँगा। उस दिन भी, इससे पहले भी देखा था कि मैंने सबसे पहले आप लोगों के बीच जो कोर्ट रूम का क्या कुछ रिजल्ट आया, क्या कुछ जजमेंट आया, इसको लेकर के सबसे पहले मैं उपस्थित हुआ था। फिर 13 अक्टूबर को भी ऐसा कुछ सुनवाई को लगातार हम देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। जैसे ही आप जजमेंट आया या क्या कुछ हो रहा है आप लोगों को ज़रूर अवगत कराऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।